नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का पेपर सॉल्यूशन नंबर आपका फर्स्ट है। कौन सा है? पहला जो 10 नंबर जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। उससे पहले अपने 9 पेपर हो चुके हैं सॉल्यूशन अच्छे तरीके से। आज हम पहले करेंगे हिंदी करेंगे, उसके बाद में मैनेजमेंट, उसके बाद में आपके जीके का पोर्शन आएगा जो ऋचा मैडम करवाएंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं अपने स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा की। जो क्या करना है, आपको स्कैन करना है। क्यूआर कोड दे रखा है आपके पास, तो ये क्या करना है, आपको स्कैन करना है। इसके अलावा आपको पता है ये परीक्षा होने वाली है वो 1 जून को होने वाली है। इसके अलावा बात की जाए कहाँ कहाँ पे होने वाली, तो बीकानेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, नौहर, जोधपुर, जयपुर यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। कौन कौन सी है? तो प्रथम पुरस्कार हासिल करने पर आपको 11,000, द्वितीय पुरस्कार हासिल करने पर आपको 5100 और तृतीय पुरस्कार यानी तीसरा स्थान हासिल करने पर आपको 2100 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 4 से 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी कुछ इनामी राशि प्रदान की जाएगी, मतलब दी जाएगी। तो आपको करना केवल क्या है, आपको जाना है अपना जो एप्लीकेशन है एनडीसी क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पे जाओ और एनडीसी क्लासेस सर्च करो। वहां पे आपको हिंदी पॉइंट नाम से लोगो मिलेगा और एनडीसी क्लासेस नाम से आपका जो क्या मिलेगा, ऐप मिलेगा। तो वहां पर उसको करना है, क्या करना है, डाउनलोड करना है और उसके बाद में अपनी जो आईडी है वो लगानी है और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपके ने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो, अगर कर रखा है तो आपको केवल क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और इसकी मात्र फीस रखी गई है 99 यानी 99। तो कुछ नहीं करना है आपको। 99 रुपए के अंदर आपको 2 पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसके अंदर आपका प्रथम पेपर जीके, जिसके अंदर 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि केवल हिंदी का पेपर नहीं होगा। नहीं, हिंदी का पेपर नहीं, हिंदी के पेपर के साथ साथ आपका फर्स्ट पेपर भी होगा। यानी केवल और केवल जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, ये बात भी ध्यान रखनी। हिंदी के स्टूडेंट्स जो अपने जो आरपीएससी के अंदर जो मेरिट बनती है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, जो उसके आधार पर, तो उसी के आधार पर अपने फर्स्ट पेपर जिसके अंदर 75 क्वेश्चन और सेकंड पेपर जिसके अंदर 150 क्वेश्चन, तो दोनों को मिलाकर 225 क्वेश्चन का अपना पेपर होगा। तो उसके आधार पर अपनी मेरिट तय की जाएगी और दोनों पेपर को पास करना क्या है, क्वालिफाई करना भी क्या होगा, जरूरी होगा। ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे देखो, उससे पहले अपने करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के अंदर अपना जो पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? गलत संधि विच्छेद कौन सा है इसके अंदर बात की जाए तो सर्वेक्षण, सर्वधन इक्षण, पुत्रेषणा, पुत्रधन एषणा और उपयुक्त, उपरिधन उक्त, आसातीत यानी असाधन तीत। ठीक है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपका 2 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद है पुत्र धन एषणा, ए छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर संधि कौन सी है? संधि की बात की जाए तो आपकी इसके अंदर वृद्धि संधि हो जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो उत्तरोत्तर, श्रेष्ठ प्राण और उहापोह और विवाहितर। तो आपको पता होना चाहिए ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। तो विवाहितर डबल तय नहीं आएगा, तय एक ही आएगा। तो ठीक है, विवाहितर यानी विवाह से अलग कह सकते हैं, या विवाह के, इसका अर्थ होता है विवाह के अलावा, या इसको अलग भी बोल सकते हैं। एक होता है विवाहोत्तर यानी कि उत्तरोत्तर है, उसी प्रकार से विवाहोत्तर, इसका अर्थ होता है विवाह के बाद। तो ये निकलता है, यानी कि इसके अंदर तो डबल तय आएगा लेकिन इसके अंदर नहीं आएगा, तो ये सिंगल ही आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, यानी शब्द शुद्धि के मामले के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना शब्द। ठीक है, फिर देखो इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? क्या है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त किसमें हुए हैं? अगर इसकी बात की जाए तो किसमें होगा? देखो, स्वच्छता, सुंदरता, आर्थिक और अपना आधुनिक। तो आपको यह पता होना चाहिए जो स्वच्छता शब्द है इसके अंदर दोनों हुए हैं। इसके अंदर बात की जाए तो सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और अगर इसके अंदर बात की जाए जो मूल शब्द है, मूल शब्द कौन सा है इसके अंदर, तो अच्छा शब्द क्या हो जाएगा, इसका मूल शब्द हो जाएगा सुधन, अच्छधन ता, स्वच्छता। ठीक है, तो अच्छा शब्द क्या हो जाएगा, इसका मूल शब्द हो जाएगा, इसका 30 नंबर क्वेश्चन का। फिर बात करते हैं अपने कि निम्नांकित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? किस शब्द में विलोम शब्द यानी कि विलोम शब्द है,
किसका सही विलोम शब्द है। एक प्रकार से ये पूछा कहा जा रहा है कि कौन सा है जो सही विलोम शब्द है, ये बताना है आपको। तो आपको पता होना चाहिए हास, परिहास, उत्फुल्ल, उत्फुल्ल, प्रफुल्ल, रित, अनृत, अवसाद, विषाद। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हास परिहास यानी ये तो क्या इसके पर्याय हैं, हास परिहास हो जाए, चाहे उत्फुल्ल प्रफुल्ल हो जाए, चाहे अवसाद विषाद हो जाए, ये तो क्या इनके पर्याय हैं, यानी कि पर्यायवाची है। लेकिन रित का अनृत होगा, रित का विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, अनृत हो जाएगा। लेकिन बात की जाए हास का जो विलोम क्या होगा, तो इसका होता है रुदन। ठीक है, हास का क्या हो जाएगा आपका विलोम, रुदन हो जाएगा। बात करें उत्फुल्ल की, क्या हो जाएगा, इसका उत्फुल्ल है तो उत्फुल्ल का हो जाएगा मलिन या उदासी, उदासी भी बोल सकते हैं। उत्फुल्ल का अर्थ होता है, ठीक है, एक प्रकार से उत्फुल्ल या प्रफुल्ल का अर्थ होता है खुशी, और जो मलिन का अर्थ होता है आपका उदासी हो जाएगा। बात की जाए अवसाद, तो अवसाद का होता है आपका उल्लास, जो विलोम क्या होता है अवसाद का, उल्लास होता है, या फिर बोल सकते हैं आह्लाद। आह्लाद भी क्या होता है इसका, आपका विलोम होगा अवसाद का। तो ये तीनों को ध्यान रखना है, रित का अनृत क्या होगा, विलोम होगा। बाकी हास परिहास, उत्फुल्ल प्रफुल्ल, अवसाद विषाद, ये क्या होते हैं, इसके पर्याय होते हैं, और इसके अपने क्या बता दिए, विलोम साथ साथ में बता दिए हैं। अब आते हैं, बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के कौन कौन से क्वेश्चन है ये बात करते हैं। अब देखो 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, ये बात की जा रही है निम्नांकित में से कौन सा हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के बारे में मैंने बताया था कि हेनरी फ्योल ने कौन से सिद्धांत दिए थे, कितने सिद्धांत दिए थे, और इन्होंने कार्य कौन कौन से बताए थे, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। और अपना जो संकल्पना कार्य सिद्धांत वाला टॉपिक है अच्छे से याद कर लेना, मुझे लगता है वहां से 2 क्वेश्चन आराम से उठ सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन का मतलब होता है 4 नंबर, और 4 नंबर आपके नहीं जाने चाहिए कहीं से। तो हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन कार्य, ये कार्य में समाहित नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो अवधारणा दी थी कार्य की वो कौन सी थी, पीओ ट्रिपल सी की, पीओ ट्रिपल सी की। तो हेनरी फेल, मैंने ये बताया था कि आपको याद रखना है हेनरी फेल, फेल याद नहीं रखना, फेल याद रखना है। तो फेल हेनरी के अंदर 3, फेल के अंदर 2, तो हेनरी फेल के अंदर 5 कार्य हो जाएंगे। 5 कार्य कौन कौन से, प्लानिंग जिसको योजना निर्माण भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिसको संगठन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कमांड जिसको आदेश या समादेश भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन जिसको हम समन्वय बोल सकते हैं, समन्वय, और कंट्रोल जिसको हमें नियंत्रण बोल सकते हैं। तो ये 5 काम है, और ये 500 के 500 काम आपको याद रखने हैं। बात की जाए इनमें से कौन सा नहीं है, तो योजना निर्माण होता है जो प्लानिंग की बात करता है, संगठन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, समादेश होता है जो कमांड की बात करता है, बजट निर्माण जैसा कार्य यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। तो बजट निर्माण क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बजट निर्माण कौन बताता है, तो बजट निर्माण बताता है आपका पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा है, पोस्ट कॉर्ब। तो पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा किसने दी थी, लूथर गुलिक ने। किसने दी थी, लूथर गुलिक, लूथर गुलिक। और एक नाम आता है आपका एल उर्विक, और कौन सा आता है, एल उर्विक। तो इन्होंने जो 7 कार्य बताए थे वो कौन कौन से बताए थे, प्लानिंग आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, स्टाफिंग आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, रिपोर्टिंग आ जाएगा, और आपका ये बजटिंग आ जाएगा। तो ये अवधारणा किसकी है, तो लूथर गुलिक की, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये हेनरी फ्योल के सिद्धांत मतलब जो कार्य की अवधारणा है उसके अंदर शामिल नहीं है आपका। फिर बात करते हैं कि राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। किसकी बात कर रही है, विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा, विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संस्थान कौन सा है, तो SIERT उदयपुर, IASE बीकानेर, DIET मतलब डाइट जयपुर, या IRE अजमेर। तो आपको यह बताना है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए जो सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है वो कौन सा है। तो सर्वोच्च शैक्षिक संगठन तो आपका आ जाएगा SIERT आ जाएगा, SIERT, या फिर बोल सकते हैं RSCERT उदयपुर आ जाएगा। बात करें ये अध्यापक शिक्षा की बात करते हैं, जिसके अंदर एक प्रभाग है शिक्षक शिक्षा विभाग। कौन सा है, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग। इसी के अंतर्गत क्या डाइट वगैरह काम करते हैं। इसके 2 अनुभाग है, कितने हैं, 2 अनुभाग हैं, 2 अनुभाग हैं। वो 2 अनुभाग कौन से हैं, अगर बात करें तो 2 अनुभाग कौन से हैं, एक तो है सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना, शिक्षक शिक्षा
और एक दूसरा आ जाएगा आपका सेवा पूर्व, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा। तो ये दो अनुभाग हैं किसके, जो आपके 6 विभाग हैं, किसके 6 विभाग किसके हैं, आरएससीईआरटी। तो आरएससीईआरटी के 6 विभाग, उनमें से एक विभाग आता है आपका शिक्षक शिक्षा विभाग, और शिक्षक शिक्षा विभाग के 2 अनुभाग हैं। 2 अनुभाग के अंदर आता है एक आपका सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा और एक आता है आपका सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या यहां तक बात करें? आगे देखो, आगे है सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा जिला सीटीई, सीटीई शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हंटूड़ी के अंतर्गत नहीं आता है। तो हंटूड़ी कहां पे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको, ये अजमेर के अंदर है। कहां पे है, अजमेर के अंदर है। तो इसके अंतर्गत नहीं आता कौन सा जिला, उसके बारे में बात की जाए तो अजमेर। आपको ये पता है कि वर्तमान में कितने सीटी संचालित है, तो वर्तमान में 8 सीटी संचालित है, 8 सीटी संचालित है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो अजमेर के अंतर्गत नहीं आता, तो नागौर, भीलवाड़ा, कोटा तो आता है, लेकिन टोंक इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर देखो, फिर है निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया, वर्मा समिति, यशपाल, मेहरोत्रा या पालीवाल। तो आपको यह पता होना चाहिए, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना की गई। कहां पर की गई, अगर ये पूछ दिया जाए तो ये की गई थी सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर के अंदर। ठीक है, और बात की जाएगी RSCERT यानी कि इसका पुनर्गठन RSCERT के रूप में कब किया गया, तो 14 अगस्त 2018 को क्या किया गया, इसका पुनर्गठन किया गया था RSCERT के रूप में। बात की जाए तो ये क्या है, कौन सी संस्था, ये एक स्वायत्त शासित संस्था है, ये भी ध्यान रखनी है आपको। यानी कि जब इसका पुनर्गठन किया गया तो ये स्वायत्त शासित संस्था के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया था, स्वायत्त शासित संस्था है ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। किसके बारे में, इसके। अगर बात की जाए कि इस RSCERT का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए 2 परिषद काम करती है, तो एक होती है शासी परिषद और एक होती है आपकी निष्पादन परिषद। लेकिन इस शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, जो अध्यक्ष होता है वो शिक्षा मंत्री होता है। शिक्षा मंत्री कौन सा, तो शिक्षा मंत्री अपनी राजस्थान सरकार यानी कि राज्य सरकार, या बोल सकते हैं अपनी राजस्थान सरकार का क्या होता है, शिक्षा मंत्री होता है। और वर्तमान में कौन होंगे, मदन दिलावर होंगे। बात करें आगे कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 यानी RTE 2009 की बात हो रही है। RTE 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है, ये बात बतानी है आपको। अगर विद्यालय किसी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए कौन सा दंड अनिवार्य, मतलब कौन सा दंड उस पर लगाया जाएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन है आपके, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 20 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 30 गुना तक अर्थदंड, या लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड एवं 1 साल का कारावास हो जाएगा। इनमें से आपको बताना है। बात है सबसे पहले तो ये किससे संबंधित है, अर्थदंड। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए धारा 13 से संबंधित है। किससे, धारा 13 से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत बात की जाए तो प्रवेश हेतु कोई परीक्षा व शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर किसी प्रकार का शुल्क लिया जाएगा तो 10 गुना तक क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति से जब आप शुल्क ले रहे हो तो उसका 10 गुना क्या किया जाएगा, आपका भुगतान किया जाएगा। भुगतान तो किया ही जाएगा, साथ के साथ यानी कि अगर पहली बार में अगर ये बात शिकायत आती है तो पहली बार में आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको 25,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर दोबारा या तिबारा यानी कि हर बार जब इस प्रकार की शिकायतें सामने आती है, आपको पता चलता है कि इस प्रकार की कोई बात हो रही है जिसके अंदर परीक्षा भी ली जा रही है और शुल्क भी लिया जा रहा है, तो आपको हर बार आपको 50,000 रुपए का क्या देना पड़ेगा,
जुर्माना लगाया जाएगा उस आपके ऊपर। तो ये चीजें ये धारा 13 से संबंधित है। आप किसी स्कूल में प्रवेश करने जा रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की परीक्षा व कैपिटेशन शुल्क, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप किसी से शुल्क लेते हो और इस बात का पता चलने पर आपका 10 गुना तक क्या की जाएगी, आपसे भुगतान किया जाएगा। और इसके अलावा 25,000 रुपए का क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। अगर उसके बाद भी आप मानते नहीं हो, यानी कि आप सुधरते नहीं हो, तो फिर आपके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। फिर नहीं सुधरते हो, फिर और 50,000, यानी कि बाद में ये राशि 50,000 यानी लिए जाएंगे आपसे। ये बात हो जाएगी, यानी कि 10 गुना, यानी तो लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक क्या किया जाएगा, आपका अर्थदंड इसके अंदर शामिल होगा। फिर बात करते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, बिल्कुल सही बात है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। तो शुल्क संग्रहण का निषेध तो कौन करता है, ये धारा 13 करती है, न कि धारा 14 करती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, सही है। इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का प्रावधान है। और इसका भाग 28 शिक्षकों की निजी ट्यूशन को क्या करता है, निषेध यानी रोकता है। अगर आप बच्चों को निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन धारा 14 किसकी बात करती है, तो धारा 14 की बात की जाए तो ये आयु के सबूत से संबंधित है, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी विद्यालय के अंदर प्रवेश करने जा रहे हो तो किसी प्रकार की आयु का सबूत होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास किसी प्रकार के आयु का सबूत नहीं है, फिर भी आपको क्या है, उस विद्यालय में प्रवेश दिया जा सकता है, यानी उस पर आपको रोका नहीं जा सकता। ये बात भी ध्यान रखनी है। यानी आयु का सबूत होना चाहिए, वो बात तो ठीक है, लेकिन आपके पास किसी कारणवश से आयु का सबूत नहीं है, तो फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको विद्यालय में प्रवेश करने से रोका जाए। तो आपके विद्यालय में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा, फिर भी आपको क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। फिर देखो, फिर आता है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE अजमेर के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना 1963 में की गई, सही बात है। इस संस्थान में प्रवेश राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किए जाते हैं। यह है MDS विश्वविद्यालय अजमेर से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। और इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण NCERT करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये प्रवेश परीक्षा से संबंधित ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में भागीदारी संस्थाएं कौन कौन सी है। तो इसके अंदर एजुकेशन क्वालिटी संस्था में भागीदारी संस्थाएं कौन कौन सी है, तो इसके अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद भी होती है, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर भी होता है, ये जयपुर में है, ये बीकानेर में है। SIERT मतलब RSCRT भी इसके अंदर शामिल है, यूनिसेफ भी है और बौद्ध शिक्षा समिति भी इसके अंदर शामिल है। जब अब SIQE आप पढ़ोगे तो उसके अंदर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो इसके क्या हो जाएंगे, चारों के चारों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बार बार ये चीजें बताई हुई है आपको, तो इसके अंदर ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपके क्लास के अंदर दिख जाएगा। फिर बात करते हैं कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई, यानी कि RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई 21 जनवरी, 21 जुलाई, 21 मार्च या 21 अप्रैल 2005 की बात की जा रही है। तो यहाँ पर 21 आ रहा है, यहाँ पे 2005 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मार्च का, किसका ध्यान रखना है, मार्च का। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई, स्थापना तो ये होगी, लेकिन स्थापना कहां की गई, तो एकलव्य भवन जयपुर के अंदर, एकलव्य भवन जयपुर के अंदर क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, जो आपका राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है ये स्वायत्त शासित संस्था है। क्या है, स्वायत्त शासित संस्था है आपकी। क्या है ये आपकी, ये आपकी एक स्वायत्त शासित संस्था है। बात की जाए इसका आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य भी आपको ध्यान होना चाहिए, सभी तक सबके लिए, सभी तक सबके लिए क्या है इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा, सभी तक सबके लिए इसका क्या हो जाएगा, आदर्श वाक्य हो जाएगा। अगर बात की जाए इसकी जो स्थापना है किसके तहत की गई, तो राजस्थान संस्थान पंजीकरण अधिनियम, राजस्थान संस्थान पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि स्थापना एकलव्य भवन जयपुर के अंदर 21 मार्च 2005 को की गई थी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ये एक स्वायत्त शासित संस्था है। इसका आदर्श वाक्य सभी तक सबके लिए है
और इसकी बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है किसके तहत की गई, तो राजस्थान संस्थान पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत इसकी क्या की गई, स्थापना की गई, इसकी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की। ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं और पूछी जा सकती है। आगे देखो, गतिविधि आधारित शिक्षण व तथा सीसीई की प्रक्रिया के सहायक कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु गठित समितियों में से सही है, ये पूछा, सही की बात पूछी जा रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। परियोजना परिचालन समिति, सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति, बिल्कुल सही बात है। राज्य कार्यकारी समूह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन, बिल्कुल सही बात है। राज्य शैक्षिक समूह शैक्षिक एवं तकनीकी मुद्दों के लिए सर्वोच्च निकाय, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, यानी तीनों के तीनों सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी सही है। अगर पूछा जाए कि परियोजना परिचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है आयुक्त होता है। आयुक्त कौन होता है, आयुक्त होता है आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का। कौन होता है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का क्या होता है आपका, आयुक्त। आयुक्त इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और इसका अतिरिक्त आयुक्त क्या हो, अतिरिक्त आयुक्त क्या होता है, राजस्थान कार्यकारी समूह का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। बात की जाए राज्य शैक्षिक समूह का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है आपका निदेशक होता है। निदेशक किसका, तो ये होता है आपका RSCERT का निदेशक क्या होता है, आपका राज्य शैक्षिक समूह का अध्यक्ष होता है। ये चीजें हैं, ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सा यहां से पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी, यानी जिसके अंदर आपके 10, 11, 12, 13 जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। तो अगर आपने ले रखी है टेस्ट सीरीज तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ले रखी है तो आपको जाना चाहिए जो अपना ऐप है ऑनलाइन, मतलब अब तो ऑनलाइन का समय है, उससे पहले आपका 1 जून वाला एग्जाम होने वाला है, उसको दो, और उसके बाद में जितना भी आपको समय मिलता है टेस्ट देने का, क्योंकि अब तो केवल ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने का यानी कि खुद का आंकलन करने की जरूरत है, तो आंकलन टेस्ट के माध्यम से ही हो सकते हैं। और यहां से क्वेश्चन छपेंगे, 100% छपेंगे, इस बात की गारंटी है। आगे देखो, आगे आपके जनरल नॉलेज के मतलब जीके क्वेश्चन आ जाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलेंगे अगली क्लास में। उससे पहले आपको मैडम और दीपक सर आपको आगे करवाएंगे। नमस्ते। और आज हम पेपर नंबर 10 करने वाले हैं और पहले हम जीके से शुरू करेंगे। और अब तक जो है पेपर नंबर 9 तक हमने सॉल्यूशन करा दिए हैं और लगभग ये 9000 क्वेश्चन है। और ये वही टेस्ट पेपर है जो हमने ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज शुरू की थी जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़ में, ये वही टेस्ट पेपर है। अब आपने टेस्ट पेपर्स देख लिए हैं, मैंने सॉल्यूशन भी कराए हैं। तो जब अब सेकंड ग्रेड का एग्जाम है और जो लोग सेकंड ग्रेड का एग्जाम बहुत अच्छे से देखकर क्रैक करना चाहते हैं तो वो जल्दी इन्हीं सेंटर पर जो ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसे ज्वाइन करें। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम नजदीक होगा तो यही सेकंड ग्रेड के 10-11 पेपर में फिर से सेकंड ग्रेड के टाइम भी आपको क्या करूंगी, करवाऊंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर से बता देते हैं, व्याख्याता खोज परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है 1 जून को, है ना, सबको पता है 1 जून को व्याख्याता खोज परीक्षा होनी है, जिसमें फर्स्ट पेपर की भी होगी और सेकंड पेपर की भी होगी, दोनों की होगी, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों की होगी। ऑफलाइन सेंटर कौन कौन से दिए गए हैं, बीकानेर, नौहर, सूरतगढ़, जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर। इसके अलावा अगर कोई और नया सेंटर भी बनता है, जैसे दक्षिणी राजस्थान के लिए बनता है, तो वो सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। और इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, एनडीसी क्लासेस जो है हमारा ऐप, वो आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा, ठीक। चलो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति, है ना, राजस्थान की हिस्ट्री से क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते क्रम में लगाओ, मतलब जिसको सबसे पहले दमन किया उसके बाद लास्ट वाला, तो हमको कौन से क्रम में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। सही उत्तर बताए तो देखो, पृथ्वीराज चौहान के सामने जब वो गद्दी पे बैठे थे तो कुछ लोग लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे। पहली जो समस्या थी उनके सामने वो नागार्जुन की समस्या थी, उसके बाद ये भंडानक थे। ये भंडानक कौन थे, ये हरियाणा के बॉर्डर के आसपास की जाति थी जो क्या करती थी, लूटपाट मचाती थी और बहुत तंग कर रखा था पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान ने पहले नागार्जुन की समस्या निपटाई, फिर भंडानकों की, भंडानकों के बाद उन्होंने महोबा चंदेल के जो शासक थे परमादी देव, 1182 आपको तुमुल का युद्ध याद होगा जिसमें आला और उदल जो हैं वो शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद चालुक्य और सबसे लास्ट में गढ़वाल।
तो जो पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति का बढ़ता क्रम है वो बहुत सिंपल है, भंडानक, चंदेल, चालुक्य और गढ़वाल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सेकंड। क्लियर? चलो फिर देखो, लेख मैं नास्तिक क्यों हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये बेसिकली जो लेख है, जो निबंध है, वो किसके हैं? वो है भगत सिंह के हैं। किसके? भगत सिंह के। अब मैं नास्तिक क्यों के बारे में मैं आपको 3 बातें बताऊंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, ये जो लेख है भगत सिंह ने जेल में लिखे थे। कौन सी जेल में? लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर। ठीक, लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर लिखे थे, पहली बात। दूसरी बात, ये छपे कब थे? तो ये छपते हैं 27 सितंबर 1931 से। 27 सितंबर 1931 से छपते हैं। और जो न्यूज़पेपर होता है, याद रखना, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो कि आपका 23 जून को है, उस दिन आपको इन तीनों में से कोई भी एक चीज स्टेटमेंट में मिल सकती है। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रायिकता है वो 99% है पूछने की। ठीक, तो जो न्यूज़पेपर था जिसमें ये लेख छपा था, वो न्यूज़पेपर का नाम था द पीपल। अब ये द पीपल न्यूज़पेपर किसका था? तो ये द पीपल न्यूज़पेपर था आपके लाला लाजपत राय का। किसका था? लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का न्यूज़पेपर था। तो बेसिकली सिंपल सी चीज है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, व्हाई आई एम एथिस्ट, ये भगत सिंह ने लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखो, ईश्वर विश्वर सत्ता को मैं नहीं स्वीकार करता, मनुष्य को अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो इसमें ईश्वरीय सत्ता की कोई जरूरत है नहीं। और ये जो सारे लेख थे उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में लिखे थे। और भी बहुत सारी चीजें लिखी थी, वो नष्ट कर दी गई थी। लेकिन ये जो लेख उन्होंने लिखे थे, ये उनके जो पापा जी थे, जो उनके डैडी थे, उनके साथ ये बाहर आ गई थी जब वो उनसे मिलने गए थे। और जैसे ये बाहर आई तो 27 सितंबर 1931 को ये पहली बार प्रकाशित हुए थे द पीपल न्यूज़पेपर के अंदर। और ये जो द पीपल न्यूज़पेपर था, ये लाला लाजपत राय का था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। आगे चले, चलो फिर देखो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? अब ये है ना, क्यों क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में डाला गया, क्यों ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में डाला गया, उसका कारण है। उसका कारण क्या है कि ये आयोग ने पूछा था, ठीक है, और आयोग ने इसका आंसर जो है, आयोग ने अपनी फाइनल आंसर की के अंदर इसका आंसर माना था ऑल। लेकिन अगर हम इसको गहन रूप से रिसर्च करते हैं इस क्वेश्चन पे, तब हमें पता चलता है कि इसका जो पहला स्टेटमेंट है, सीआर दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था। ये स्टेटमेंट अस्पष्ट और विवादित है। हालांकि आयोग ने आंसर की में इसे सही माना है। आरपीएससी ने इसे अपनी आंसर की के अंदर क्या माना है? इस स्टेटमेंट को सही माना है। लेकिन आप जाके देखो, ये पूरा सर्च करो, अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स को देखो, ये अस्पष्ट है एकदम। क्या है? वेग है। प्रेसिडेंसी कॉलेज के जरूर रहे थे वो, लेकिन नेशनल कॉलेज का कहीं जिक्र नहीं आता। ठीक है, कंट्रोवर्सी है इसके अंदर, लेकिन अब क्या करे, आयोग तो आयोग है, वो जो कहता है वो फाइनल होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो चित्तरंजन दास थे वो पॉलिटिकल टीचर थे, राजनीतिक गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के, सीआर दास। तो सीआर दास जब कलकत्ता नगर निगम में खुद मेयर बनते हैं तो इन्हें अपना क्या नियुक्त कर लेते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्हें नियुक्त कर लेते हैं। कब नियुक्त करते हैं? 1924 के अंदर, 1924 के अंदर। बाद में खुद जो है सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता नगर निगम के क्या चुने जाते हैं? महापौर भी चुने जाते हैं। और वो महापौर कब चुने जाते हैं? 1930 में। ये भी ध्यान रखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। 1939 ईस्वी में 1 मई 1939 को वो कांग्रेस की सदस्यता त्यागते हैं और किसका गठन करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक का। ये 1 मई 1939 याद रखना, सीधा डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ है मई 1939, अप्रैल 1939, जून 1939। तो आपको परफेक्ट पता होना चाहिए कि ये मई 1939 था। तो सही आंसर क्या होगा? अब हम तो आयोग वाला ही मानेंगे सही आंसर ABCD, पर और ज्यादा करेक्ट क्या है? और ज्यादा जो करेक्ट है वो है B, C और D।
और ज्यादा जो करेक्ट है। हालांकि आंसर आयोग ने क्या माना है, ABCD माना है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पे हिंदी का प्रयोग किया? सिंपल, ये कौन थे? केसी सेन। एक्चुअली क्या हुआ था, कलकत्ता के अंदर एक पूरी सभा चल रही थी दयानंद सरस्वती की, और वो संस्कृत में बोल रहे थे फुल ऑन। तो केसी सेन, पूरा जब भाषण खत्म हुआ तो केसी सेन आए, बोले हाय दयानंद सरस्वती जी, तो बोले हाय। वो तो बोले कि यार एक बात बोलूं क्या, आपने संस्कृत में बहुत अच्छा भाषण दिया, पर अगर आप इसे हिंदी में देते तो इट कुड बी बेटर, तो ये और अच्छा हो सकता था और लोगों तक पहुंचता। तो उन्होंने सलाह दी कि देखो मेरा तो मानना यही है, क्योंकि संस्कृत जो है वो अच्छी लैंग्वेज है, रिच लैंग्वेज है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, इतना ज्यादा वो एक से दूसरे लोगों तक पूरा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाती है। तो मेरा आपको सलाह यही है कि जो आपका मैसेज है वो बजाय संस्कृत के किस में दिया जाए, हिंदी में दिया जाए। तो दयानंद सरस्वती ने कहा यार ठीक बोल के गया ये आदमी। तो उसके बाद से जब उन्होंने शुरू किया सब कुछ प्रवचन देना या सत्यार्थ प्रकाश को लिखना, वो सब कुछ किस में किया, हिंदी में। और इट्स अराउंड 1872 के टाइम की ये बात है, 1872 के आसपास का ये कहानी है, जब वो जाते हैं कलकत्ता तब। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने मिलकर की थी। 31 दिसंबर को उन्होंने घोषणा की थी, 31 दिसंबर को, और 1 जनवरी 1923 को उन्होंने बना दिया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, जनवरी 1923, मोतीलाल नेहरू और CR दास। अब ये क्यों किया था इन्होंने, इसलिए किया था क्योंकि जो आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में, जो असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था आपका, ये चल रहा था। और ये 4-5 फरवरी लिख देते हैं यार, ताकि कोई ऑफेंड फील ना करे। 4-5 फरवरी 1922 को इसको क्या कर दिया जाता है, चौरा चौरी कांड के बाद रोक दिया जाता है। तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, किसको गुस्सा आता है, मोतीलाल नेहरू और फिर किससे, CR दास को। ये दो बेसिकली बहुत ज्यादा गुस्सा और खफा हो जाते हैं गांधी जी से, और ये अलग हो जाते हैं और अलग होकर क्या बना लेते हैं, अपनी खुद की स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी, स्वराज्य पार्टी, जिसकी घोषणा ये करते हैं 31 दिसंबर 1922 को। लेकिन इसका गठन जो है इसका, वो कब होता है आपके 1 जनवरी 1923 को। क्लियर, तो याद रखना। और ये कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, अंदर जाएंगे असेंबली के, और सब चीजें क्या कर देंगे, सही कर देंगे। फिर देखो अगला, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो किसने की थी, किस किस की हो गई थी? मेजर मॉरिसन नहीं है, कैप्टन सावर्स भी नहीं है, इन दोनों को काट दो। तो मेजर बर्टन और डॉक्टर सेडलर की हत्या कर दी गई थी, डॉक्टर सेडलर कॉटन और मेजर बर्टन की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बी और सी। और कोटा का जो विद्रोह था राजस्थान के अंदर, वो सबसे भीषण विद्रोह था भाई, गजब का, और नागरिक विद्रोह था। वैसे हम कहेंगे कि आउवा का जो विद्रोह है वो सामंती विद्रोह है, आउवा का विद्रोह वो सामंत श्रेणी में सबसे भीषण है, और ये ऑटोमेटिक सबसे भीषण है, इसमें सेना भी नहीं है, इसमें नागरिक है। और नागरिक जो भीषण विद्रोह है वो कोटा का माना जाता है। भयंकर लूटपाट, भयंकर मतलब सब चीज एपिक लेवल पे। 7th नंबर क्वेश्चन देखो, 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक स्तंभ के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? अब देखो, अशोक स्तंभ जो है उनकी प्रेरणा अशोक ने खुद ने कहां से ली थी, ईरान के जो राजा थे उनके महलों में जो पिलर्स लगे हुए थे उनसे ली थी। अब ईरान के महलों में जो एकेमेनियन स्तंभ थे, जो एकेमेनियन पिलर्स थे, उनकी खासियत क्या थी कि वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए मैं कितना अच्छा ड्रॉ कर पाती हूँ। जो ईरानी स्तंभ है या जो एकेमेनियन, ये इस साल के RS मेंस में आया था, 2023 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। ईरान के अकेमेनियन जो पिलर्स है, जो स्तंभ है अकेमेनियन, उन्हीं को ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ के पूरे पिलर बनाए थे। और ये ईरान के महलों में लगे थे। कहाँ लगे थे? ईरान के महलों में। ऐसे देखो, टुकड़ों टुकड़ों को जोड़कर ऐसे बनाए गए थे। तो आप देखो इसमें धारियां जैसी आपको दिखती है, और ये महलों में लगे थे। कहाँ लगे थे? महल में लगे थे। और कोई इन पे पॉलिश थी नहीं, पॉलिश ज्यादा इन पे क्या नहीं थी नहीं। अब जो अशोक स्तंभ थे, अशोक ने वहां पे देखा एकेमेनियन के पिलर्स को देखा, और उसने कहा कि यार आइडिया आया, मुझे भी अगर अपने राज्यादेश देना है तो मुझे क्या बनवाने चाहिए, पिलर्स बनाने चाहिए। तो फिर अशोक को पिलर का आइडिया आया। अशोक के जो पिलर थे एकाश्म थे। क्या थे? एकाश्म, एक ही पत्थर से।
अश्म, हिंदी में अश्म का मतलब होता है पत्थर, एक का मतलब एक ही, तो जो एक ही पत्थर से बना है वो क्या हुआ, एकाश्म। तो मोनोलिथ थे, एक ही पत्थर से बने हुए थे, धारियां नहीं थी इन पे, धारियां जो है इन पे थी नहीं, गलत, धारियां थी नहीं, एकाश्म थे। तो पहला स्टेटमेंट है ना, वे धारियों से युक्त है, गलत, धारियों से युक्त नहीं है, उनकी सतह चमकदार है, बिल्कुल पॉलिश्ड थे, क्या थे वो, पॉलिश्ड थे। सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते नहीं, सभी पे नहीं मिलते, कुछ पे मिलते हैं, है ना, कुछ कुछ होता है तो कुछ पे मिलते हैं, सभी पे नहीं मिलते। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। स्तंभों की लाट एकाश्मक है, अभी बता दिया एकाश्मक है, तो कौन से गलत है, सही नहीं है, ए और सी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक, आगे चलो। हाँ, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो अब बताओ मध्य प्रदेश वाला कौन सा है ना, आंखों को याद आ गया होगा, देवगढ़ का दशावतार, यूपी, तो देखो ये रहा, है ना, थर्ड। चलो, विश्व प्रसिद्ध मिसोन मंदिर समूह दक्षिण पूर्वी एशिया के किस प्राचीन राज्य की धरोहर है। बेसिकली जो माइसोन मंदिर है ना वो है चंपा, कहाँ है, चंपा में। चलो, अब देखो हमें मैच द फॉलोइंग करना है, बहुत सारे शिक्षा के कमीशन है और दूसरी तरफ आपको गवर्नर जनरल मैच करना है। तो देखो सेडलर कमीशन जो है, सेडलर कमीशन ये 1917 में आया था और शिक्षा से संबंधित था सेडलर कमीशन, और उच्च शिक्षा से संबंधित था। इस समय जो आपका गवर्नर जनरल था, जो लॉर्ड था, वो थे चेम्सफोर्ड। तो ए में 4 होगा, ए में क्या होगा, 4। अब नीचे ऑप्शन में पकड़ो कहाँ 4 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है। तरीका सीखते रहा करो बीच बीच में, यानी कि आंसर तो हमारा यही होगा, है ना। मोगेम्बो खुश हुआ कि अब इतनी माथापच्ची कम करनी पड़ेगी, है ना, मोगेम्बो खुश हो गया। अब देखो हंटर कमीशन पर पूरा करेंगे। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन जो है वो भी शिक्षा पे बनता है, और हंटर कमीशन वो कमीशन है जिसने हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और जो सारा एजुकेशन सिस्टम है उसको बताया था कि ऐसे ऐसे बना लो। तो ये जो बनता है ना, ये 1882 में बनता है और उस समय होते हैं लॉर्ड रिपन। तो बी में क्या होगा, फर्स्ट। अब देखो क्या हमने सही आंसर निकाला, बिल्कुल बी में फर्स्ट। उसके बाद कौन है, रेले कमीशन। अब रेले कमीशन है ना यूनिवर्सिटियों पे लगाने के लिए, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है उस दौर में आपके अड्डा बन गया था राष्ट्रवादी लोगों का, तो इसलिए यूनिवर्सिटीज पर लगाम कसने के लिए जो है वो आपके कौन सा कमीशन आया था, रेले कमीशन 1902 में या 1902 में आया था, 1902 में आया था, जिस समय थे करजन जी, है ना, बंगाल विभाजन वाले। तो सी में आपका क्या होगा, 3। तो देखो क्या सी में आपका 3 है, बिल्कुल। फिर देखो वुड डिस्पैच, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, तो वुड डिस्पैच आता है आपका 1854 में, है ना। अब ये ईयर भी याद रखना, ये ईयर भी मैच करा सकते हैं। तो आपको पता है 1917 में क्या करना है, आपको सैंडल खरीद के लानी है, 17 रुपए की सैंडल ले आना। हंटर 1882 है, रैली जो है 1902 लोगों की निकलेगी, वुड डिस्पैच 1854, ठीक है। और वुड डिस्पैच के टाइम कौन थे आपके सबसे खतरनाक इंसान, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। डी में क्या होगा, सेकंड, डी में सेकंड। तो ये देखो हमारा आंसर जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का क्या किया है, विरोध। बेसिकली बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उन्होंने कहा था कि देखो यार, ये जो आयु आपने डिसाइड की है इससे हम सहमत नहीं है, और ये हिंदू धर्म और संस्कृति में जो ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप है वो हम क्या नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसमें बेसिकली क्या किया गया था कि लड़की की जो आयु है वो 10 वर्ष, और 10 से वर्ष से बढ़ाकर शादी की वो कितनी कर दी गई थी, 12 वर्ष कर दी गई थी लड़की की। तो इनको ऐतराज था। दूसरा, बहुत जगह पे लड़कियों के लिए डिफेक्टिव फीमेल ऑर्गन शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उससे तो तिलक और भी नाराज हुए थे, बहुत ही ज्यादा नाराज हुए थे। और एज ऑफ कंसेंट बिल जो है वो चर्चा में क्यों आया, इसकी भी लंबी चौड़ी कहानी है, कभी हम आगे की परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो बताएंगे, यहाँ के लिए इतना बहुत है, ठीक है। चलो फिर देखो, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम। बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन होता है जब आपको सही टाइमलाइन को मैच करना होता है। अब देखो, सर कर्नल वाइजली की हत्या, तो सर कर्नल वाइजली की हत्या मदनलाल ढींगरा ने की थी, मदनलाल ढींगरा ने, ठीक है, जुलाई 1909 में। कब की थी, जुलाई 1909 में नंदन में हुई थी। और किसने की थी, मदनलाल ढींगरा ने। फिर उनको क्या कर दिया गया था, एसेसिनेट कर दिया गया था, सूली पे, वो फांसी पे चढ़ा दिया था मदनलाल ढींगरा को, तो इन्होंने की थी।
तो पहला तो ये है। फिर देखो जेपी सैंडर्स। अब सैंडर्स की हत्या तो एकदम सबको पता है किसने की थी। तो सैंडर्स की हत्या जो है वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इसमें शामिल थे। और सैंडर्स की जो हत्या है वो होती है आपके दिसंबर 1927 में। ठीक है। जैक्सन की हत्या करने वाले थे अनंत कान्हरे लक्ष्मण। और जैक्सन की जो हत्या है वो आपकी होती है दिसंबर 1909 में। फिर आता है डब्ल्यू.सी. रेंड, जिनकी हत्या जो है ये पूना प्लेग कमीशन के चेयरमैन थे और इनकी हत्या चापेकर बंधुओं ने की थी। और इनके साथ महादेव गोविंद रनाडे भी थे, लेकिन महादेव गोविंद रनाडे को फांसी नहीं हुई, उन्हें 10 वर्ष का कारावास हुआ था। ठीक है। तो इनकी जो हत्या है ये होती है जून 1897 में। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जून 1897 यानी कि डी आएगा। अब देखो डी कहाँ है, सबसे पहले यहाँ नहीं है, काटो। यहाँ पे भी नहीं है, काटो। यहाँ पे भी नहीं है, काटो। मतलब ये हमारा सही आंसर है। यहाँ हमें डी दिख गया, यही सही आंसर है। पर कंफर्म करेंगे। डी के बाद क्या आएगा, जुलाई 1909 आएगा, तो ए के बाद क्या आएगा हमारा, ए के बाद आएगा हमारा सी, एमटी जैक्सन की हत्या। सी के बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, बी। तो देखो डी, ए, सी, बी। ऐसे ही आपको ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना होता है, परफेक्टली सॉल्व करना होता है। आगे चले। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से शासक को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो ये कौन थे, चाचिक देव। कौन थे, चाचिक देव। चलो फिर देखो, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो ये कौन सा था, प्रताप। कानपुर से जो निकलता था गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप, उसी ने क्या किया था, पूरा का पूरा न्यूज फैला दिया था। फिर चलते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है। फिर श्री वैष्णव संप्रदाय वाला, तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट। इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो ये कौन थे, ख्वाजा अब्दुस समद। सिंपल, हमने मुगल काल में पढ़ा था। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांति पूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? तो सबसे पहले भेजा था जलाल खां को, फिर मानसिंह को, फिर भगवंत सिंह को, भगवान दास को, और सबसे लास्ट में किसको भेजा था, टोडरमल को। और आप लोगों ने वो पता नहीं सदियों से ट्रिक बना रखी है, जमा भाटो, है ना, ऐसे। तो जैसे जलाल खां कोरची, फिर मानसिंह, फिर भगवंत दास, और फिर टोडरमल। फिर चलो आगे। जनगणना 2011 कौन सी जनगणना सर्वेक्षण था? तो जो 2011 वाली है ना, वो 15वीं है। कौन सी है, 15वीं। 2016 2021 में जो होनी थी, जो कोविड के कारण टल गई, वो कितनी है, 16वीं है। लेकिन जो ये 15वीं 2011 वाली है, अगर इसको ऐसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के अनुसार ये कितनी है, स्वतंत्र भारत के अनुसार ये कितनी है, तो स्वतंत्र भारत के अनुसार ये कितनी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना था। स्वतंत्र भारत के अनुसार ये 7वीं जनगणना है 2011 वाली। ठीक है। और जो 2021 वाली होनी थी, जो अब डिले हो गई है, जो 16वीं है, वो स्वतंत्र भारत के अनुसार कौन सी है, वो स्वतंत्र भारत के अनुसार 8वीं होगी। कितनी होगी, 8वीं, जो कि डिले हो गई है। चलो, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था काउंसिल ऑफ स्टेट। सिंपल क्वेश्चन, कौन होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट। फिर देखो, भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। सर्वोच्च दर्जे का सिविल जो सेवक होता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरीट। मंत्रिमंडल सचिव जो है वो सर्वोच्च दर्जे का होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर चलो, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी है? अब ये बिल्कुल करंट से दिया गया क्वेश्चन है। क्यों दिया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में एक दल को हटा के दूसरा जो है उसमें शामिल हुआ है। तो हम लेटेस्ट अपडेट करके दे रही हूं आपको। 23 मार्च 2024 के बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि भारत में 6 नेशनल पार्टी है। अब गौर से देख लो, ये 6 नेशनल पार्टी कौन सी है। पहली है आप, ठीक। दूसरी कौन सी है, दूसरी है बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बसपा, बहुजन समाज पार्टी। हाँ, तीसरी कौन सी है आपकी, बीजेपी। चौथी कौन सी होगी आपकी, आईएनसी। पांचवी कौन सी है आपकी, पांचवी है आपकी सीपीआई-एम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। छठी कौन सी है आपकी, एनपीपी, तृणमूल कांग्रेस हट चुकी है। एनपीपी मतलब नेशनल पीपल्स पार्टी। एनपीपी किसे कहते हैं, नेशनल
पीपल पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। अब ये तो हुए 6 नेशनल पार्टीज, ये 6 नेशनल पार्टीज हैं, 6 की 6 नेशनल पार्टी आपको याद रखनी है। आप, बसपा, फिर बीजेपी, फिर आईएनसी, फिर सीपीआई-एम और फिर एमपीपी। अब इसके अलावा संख्या याद रखना कि 58 राज्य दल है। संख्या में कितने राज्य दल हैं? 58 राज्य दल है। अगर पूछ ले कि भारत में 23 मार्च 2024 के बाद राज्य दलों की संख्या कितनी है, तो 58 है। और गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी है? 2763। तो इतने क्या है भारत के अंदर गैर मान्यता प्राप्त दल है, जिनको ईसीआई ने क्या नहीं दिया है? मान्यता नहीं दिया है, गैर मान्यता प्राप्त दल है। ठीक, आगे चले, चलो। अब देखो, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है? तो कितने से लेना होता है? 4 से लेना होता है। ठीक है, चलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, बिल्कुल करेक्ट। खनिजों से भरी पड़ी है, बिल्कुल। अरावली की गोदी में बैठे हैं खनिज, है ना, और वो ऐसे गोदी में से आपको निकालने होते हैं, ये लो ये लो। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, गलत, प्रभावित है ना। अरावली अगर है, उसी की वजह से पश्चिमी राजस्थान जो है वो डेजर्ट बन गया, है ना, क्योंकि हवाएं समानांतर जाती है। अरावली का ही गिफ्ट है, ऐसा समझ लो। अरावली ने वेस्टर्न राजस्थान को गिफ्ट क्या दिया है? मरुस्थल। ये भी कोई गिफ्ट करने की चीज है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, अरावली अपनी है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि यार तुम हमारी जान हो, तो कोई बात नहीं, हम गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर ले मरुस्थल जैसा, पर बेवफा मत होना। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, बिल्कुल। अरावली ने कह दिया बेवफा नहीं होंगी, मैं आपको नदियां भी निकाल के दूंगी। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं आपके? ए, बी और डी, तो सेकंड। ठीक, चलो। अब देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में, ये बहुत बहुत ही दिमाग लगा के बनाया हुआ क्वेश्चन है हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज में, बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के, क्योंकि पता है ये दिमाग क्यों लगाया गया, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आरपीएससी ने पूछा भी है, इसलिए ये हमने डिजाइन किया। ये क्वेश्चन क्यों डिजाइन किया गया, अब देखना इसमें क्या है। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया है? अब न्यूनतम पूछा, अब जैसे ही न्यूनतम पूछते हैं ना, तो आपने रट रखा है कि झुंझुनू में सबसे कम है। किसमें सबसे कम है? झुंझुनू में 0 to 6 इयर्स वाला जो जेंडर रेशियो है वो मिनिमम है, और वो कितना है वो सबको पता है, 837 है। अब देखो, पूरे के पूरे इस ऑप्शन में से झुंझुनू को हमने क्या कर दिया? गायब कर दिया। फिर दूसरा भी आपने याद रखा है, दूसरा क्या है? सीकर है। सेकंड नंबर पे कौन है? सीकर है। सीकर में कितना है? 848 है। अब तीसरे नंबर जो है, थर्ड नंबर, मतलब जो आप टॉप 5 याद रखते हो ना, उसी टॉप 5 में से जो हमने थर्ड पोजीशन है, जो कि करौली की है, जो कितनी है? 852 मिलता है। यहाँ पे कितना मिलता है? 852, वही यहाँ पे दे रखा है। और करौली के बाद फोर्थ नंबर पे कौन है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर में कितना है? 854 है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? करौली होगा। तो बहुत ही अच्छे से इसे क्या रखना, ध्यान रखना। ऐसी गुगलियां भी एग्जामिनर फेंकता है, पर आपको आउट नहीं होना है, ठीक है। चलो, गलत युग्म को छानो, अभी छानते हैं गलत युग्म को। चूना पत्थर कनोई बिल्कुल सही है। मैग्नेसाइट सेंड्रा सही है। पन्ना काला गुमान सही है। बेंटोनाइट ये भाई बहन है, ये किसकी बहन है? ये कैल्शियम के ही भाई बहन है, और इसका उपयोग होता है कॉस्मेटिक में बहुत ज्यादा, और जो चीनी मिट्टी से कॉकरी बनती है ना, उसमें बेंटोनाइट का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। और ये मुझे इतना क्यों पता है इसके बारे में, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बाड़मेर बीकानेर में। इसके सबसे ज्यादा खाने भी कहाँ हैं? बाड़मेर बीकानेर के अंदर है। तो इसीलिए फोर्थ जो है वो क्या है आपका? गलत है। ठीक, चलो। फिर देखो, राजस्थान का कौन सा जिला निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? तो कौन सा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है? झालावाड़ नहीं है। अब पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कौन सा? जो सिलचर असम से शुरू होगा और आपके पोरबंदर गुजरात पे खत्म होगा, जो कि आपका जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक, चलो। हाल ही में किस राज्य ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है करंट की, और मुझे लगता है कि ये पेपर में आएगी, इसलिए यहाँ दी गई है। मणिपुर में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है, उसकी वजह से बच्चों का स्कूल ऑफ हो गया। तो वहां पे गवर्नमेंट ने सोचा कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन स्कूल तो बच्चों तक जा सकता है, तो उन्होंने स्कूल ऑन व्हील्स का इतना बढ़िया नवाचार किया, और इसीलिए इसका सही आंसर क्या है? मणिपुर। ठीक,
स्कूल ऑन व्हील्स, है ना। कितना मजा आएगा आपको भी, अगर स्कूल मतलब जो छोटे बच्चे हैं आपके, उनको स्कूल नहीं जाना पड़े, स्कूल आपके घर आए। मेरे को कितना मस्त है, बस में टीचर बैठ के आएंगे, उल्टा हो जाएगा सब कुछ के, अब टीचर बसेस में बैठ के बच्चों के घर जा रहे हैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट स्कूल ऑन व्हील्स। टीचरों के भी अच्छा हो जाएगा, उनको घूमने को मिलेगा, सीधा बच्चे के घर, बच्चे को जहाँ पे पढ़ाना है वहां पे पढ़ाया, धनाधन बोर्ड लगाया, अच्छे से पढ़ाया। बच्चों को ना जल्दी उठना पड़ेगा, ना उनकी मम्मियों को टिफिन बनाना पड़ेगा। सोचो, इमेजिन करके देखो कितनी शानदार चीज है ना। अच्छा लगा मुझे ये इनोवेशन। अब देखो, हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित है। अभी साइबर अपराध बहुत हो रहे हैं भारत में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत होते हैं। तो ये गृह मंत्रालय है, ठीक है, विद्युत रक्षा पे नहीं भाग जाना। फिर देखो, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब के एयर ड्रॉप का परीक्षण कहाँ किया। तो कहाँ किया? आगरा। भीष्म हमने यूक्रेन को भी दिए थे। हाँ, किस संगठन ने प्रोजेक्ट विजय के तहत लद्दाख में रिजोम्पे सड़क निर्माण तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो कौन हो सकता है? लद्दाख से बॉर्डर लगती है तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, ठीक। फिर देखो, हाल ही में किस राज्य ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70 ध्यान रखना, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है टूरिज्म, पर्यटन। हम सिलेबस के एक एक हिस्से को हिट करते हैं, टेस्ट सीरीज में ऐसे ही नहीं उठाया और क्वेश्चन दे दिया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे दिए। तो क्या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जाते? क्या आरपीएससी खुद क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट नहीं करती? तो भाई आप अगर कुछ अच्छा नहीं लिख सकते तो बहुत कुछ बुरा भी मत लिखिए। और अब अगर आप लिख रहे हो तो लिखो, पर मेरे को तो क्या है, मुझे तो काम करना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे सही राह दिखानी है। अगर पीवाईक्यू भी करवाना है तो मैं करवाऊंगी, कुछ नए क्वेश्चन देने हैं तो मैं वो भी दूंगी। हम अपनी टेस्ट सीरीज को उतना अच्छा बनाएंगे ताकि हर बच्चा, और इतना किफायती उसका दाम रखेंगे कि हर बच्चा जो है वो पहुंच सके अपने सपनों की मंजिल तक, ठीक। तो चलो, हाल ही में किस राज्य ने क्षेत्र में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया? तो देखो, उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की गवर्नमेंट और स्टार्ट स्केपर्स करके एक कंपनी थी, उन दोनों ने मिलके मसूरी में एक जगह है जॉर्ज एवरेस्ट शिखर। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ये सारा का सारा प्लान किया था। और बहुत ही अच्छा जो है स्टार्ट स्केप जो कंपनी थी, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ लगी थी, जो यूके गवर्नमेंट के साथ लगी थी टाई अप में, वो थी स्टार्ट स्केप्स। ये कंपनी का नाम भी पूछ सकते हैं, ये कंपनी है। तो इन दोनों ने मिलके मसूरी जो पहाड़ों की रानी है वहीं पे इन्होंने शुरू किया था। तो सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा, ठीक है। चलो, फिर देखो, 2024 के किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? तो बेसिकली ये है पेरिस, है ना, सिटी ऑफ ड्रीम्स। मुझे बड़ी अच्छी लगती है पेरिस। 2024 में, अब यार देखो, ये तो मूवमेंट सबने जिया है। 2024 के आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने। किसको हराया ये भी याद रखना यार, हमने हराया साउथ अफ्रीका को। कितने रन से हरा दिया था? 7 रन से हरा दिया था। 7 रन की बाजी थी। और ये पूरा का पूरा जो मैच है ये हुआ था बारबाडोस, जो जगह है बारबाडोस, उसके कैसिंगटन जो स्टेडियम है, कैसिंगटन स्टेडियम, वहां हुआ था। तो अगर एग्जामिनर ने हमें बहुत ज्यादा परेशान करना होगा तो वो पूछ लेगा स्टेडियम कौन सा था, तो बता के आ जाना बारबाडोस के कैसिंगटन में था। अगर फिर भी उसको चैन नहीं पड़े तो एक बार क्लिप देख लेना, क्लिप में नीचे ना स्टेडियम का नाम आता है, ठीक है। चलो, फिर देखो, आदि गौरव सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार ने स्थापित किया है? तो किसने स्थापित किया है? हमारे प्यारे राजस्थान ने। आगे चले, फिर से एक बार सूचना आपको, जरूरी सूचना, व्याख्याता खोज परीक्षा चल रही है। स्कूल व्याख्याता खोज परीक्षा 1 जून को होनी है ना। प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर हिंदी जो है उसके लिए, और फर्स्ट पेपर जीके दोनों के लिए हो रही है। बीकानेर पे होगी, नौहर में होगी, सूरतगढ़ में होगी, जोधपुर में होगी, बाड़मेर में होगी, जयपुर में होगी। इसके अलावा भी ऑफलाइन सेंटर बन सकता है दक्षिणी राजस्थान वालों के लिए। आपने टेलीग्राम में सूचना देखी होगी। फिर याद रखना कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे कराओगे, सर ने वीडियो भी बनाया है, उसको भी देखना।
एनडीसी क्लासेस का जो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है वहीं पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सर ने हाल ही में रजिस्ट्रेशन कैसे करें और कहाँ पे कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, तो प्लीज चूकना मत। अब ये होनी 1 जून को है। जो फर्स्ट आएगा इसमें उसको मिलेंगे 11,000, जो सेकंड आएगा उसको मिलेंगे 5100 और जो थर्ड आएगा उसको मिलेंगे 2100 और जो 4 से 10 स्थान तक भी रहेंगे 4 नंबर स्टेज से लेके 10 तक उनको भी नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो देखो नीचे नंबर दे रखे हैं 7891000787। ठीक, तो इस पे कॉल कर लेना। फिर देखो विश्व आर्थराइटिस दिवस, देखो अभी बहुत ज्यादा गठिया जो है वो बढ़ गया है, तो विश्व आर्थराइटिस दिवस जो है वो 12 अक्टूबर को बनाया जाता है, ध्यान रखना। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया है? तो वैश्विक महामारी 2020 में घोषित किया था। और इसी के साथ आज के हमारे जीके के क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब मुझे थोड़ा पानी पीने दो, फिर हम किसके करेंगे अच्छे से, इंग्लिश के करेंगे। ठीक, अब 2 मिनट में आपसे ब्रेक ले रही हूँ पानी पीने का। गर्मी बहुत है बीकानेर में, भयंकर। हाँ, तो चलो अब इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला देखो, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, कि ग्रामेटिकली जो करेक्ट है उसे भरो। इफ ही वर टू रीच द वेन्यू इन द टाइम, कि अगर वो पहुंच सका सही समय पर वेन्यू पर। ही हैव टू हरी अप, अब देखो यहाँ क्या भरोगे, अब यहाँ पे विल लगा के देखो, ही विल हैव टू हरी अप नहीं बैठ रहा ना, ही वुड बी मस्ट बी नहीं, ही वुड हैव टू, क्या होगा ही वुड, यहाँ पे क्या आएगा एकदम सही, क्या बैठेगा ग्रामेटिकली, ही वुड हैव टू हरी अप। ठीक, फिर देखो चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन, आपको करेक्ट प्रिपोजिशन भरना है। दे लिव डैश अस ऑन द 4th फ्लोर, वो कह रहे हैं कि वो कहाँ रह रहे हैं, 4th फ्लोर में। दे लिव बिलो अस, क्या होगा, अंडर अस नहीं होगा, बिसाइड तो हो ही नहीं, बिसाइड और विदिन तो हो ही नहीं सकता, बिलो और अंडर में से होगा, तो लिव बिलो अस ऑन द 4th फ्लोर। ठीक है, वो हमसे 4 फ्लोर नीचे हैं। चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, आपको करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भरना है। अ कार्स प्राइस इज यूजुअली डैश देन, अब देखो तुलना हो रही है, डैश देन अ बाइक प्राइस, चीपर, लोअर, मस्ट, एक्सपेंसिव, क्या होगा, मस्ट एक्सपेंसिव देन अ बाइक प्राइस। ठीक है, 48 में कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। हाँ, विच ऑप्शन इज नॉट द एंटोनिम, नॉट द एंटोनिम मतलब सिनोनिम ही है, क्या है, सिनोनिम ही है। ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी, तो इसका ठीक वैसा ही पर्यायवाची होगा ड्यूटीफुल। आगे चले, गिव द करेक्ट पैसिव, अब आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है गिवन सेंटेंस। वी सॉ देम गो आउट, अब करो वी सॉ देम गो आउट, एकदम इजी है, पैसिव वॉइस तो सबसे ज्यादा इजी होता है, तो बहुत सिंपल है। वी सॉ सेकंड फॉर्म है ना, तो वर आएगा बीच में, तो देखो वर यही है सिर्फ और कहीं नहीं है, तो दे वर सीन टू गो आउट, सिंपल। सेकंड जो है वो क्या होगा, करेक्ट। तो चलो आज का साइंस, रीजनिंग, मैथ्स का 10 नंबर पेपर जो है वो आपको दीपक सर कराएंगे, और हम पूरे लोगों ने मिलके आपको अब तक 10,000 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब लास्ट 11वां पेपर और 11,000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले कल के टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए बाय। चलो बात करते हैं साइंस, रीजनिंग और मैथ के ऊपर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया था साइंस के अंदर। देखो निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है? तो ये कई बार क्वेश्चन जो है ये अपने आ चुका है और काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। साथ ही साथ में इससे पहले प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या बताना है, परमाणुकता 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये परमाणुकता देखो, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, मतलब परमाणुकता कितनी है, इसकी 2 है। ठीक है, क्लोरीन को Cl2 से लिखते हैं, तो क्या होगी इसकी परमाणुकता कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है,
और सल्फर है, सल्फर को H2 से लिखते हैं तो परमाणुकता कितनी होगी 2 हो गई। अपने को छांटना है जिसकी परमाणुकता कितनी है 1 है, तो आर्गन जिसको लिखते हैं Ar से, आर्गन को Ar से लिखते हैं, इसकी परमाणुकता कितनी है, इसकी 1 परमाणुकता होती है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका देखा हुआ क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये भी पिछले पेपरों में आया हुआ प्रश्न है, और अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक क्लास ली थी, उस क्लास में ये क्वेश्चन हमने करवाया था। देखो इसके अंदर क्या है, Na2SO4 BaCl2, फिर क्या बन रहा है देखो BaSO4 और NaCl। देखो Na जाके जो है Ba की जगह लग गया और Ba जो है Na की जगह लग गया, मतलब विस्थापन हो रहा है और दो तत्व अपनी जगह बदल रहे हैं। दो तत्व जब जगह बदलते हैं तो द्विविस्थापन उसको बोला जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, 34 के बाद में क्वेश्चन नंबर 35। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपने कई बार क्वेश्चन आप ये देख चुके हैं। ठीक है, देखो संवेग, नाम क्या है संवेग, संवेग को दर्शाया जाता है P से, संवेग बराबर P बराबर mv। ठीक है, mv ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये संवेग का फॉर्मूला अपने को यहाँ पर याद होना चाहिए, P बराबर mv होता है। ठीक है, अब देखो अपने को क्या लिखना है, इसका मात्रक लिखना है, इसका मात्रक। मात्रक लिखने का तरीका क्या होता है, देखो m मतलब क्या होता है, m मतलब द्रव्यमान, v मतलब क्या होता है वेग। अब द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, द्रव्यमान होता है किलोग्राम के अंदर, तो क्या लिखेंगे किलोग्राम। ठीक है, अब देखो ये क्या है वेग होता है, और वेग का मतलब क्या होता है, वेग का अपना मतलब दोनों के बीच कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये आपस में क्या है गुणा के अंदर है। ठीक है, अब वेग क्या होता है देखो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब ये जो होगा यही अपना क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। मतलब अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो आपको धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि मात्रक का मतलब क्या होता है, कैसे बिना याद किए हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन ये अपना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 35 के बाद में क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है, तो एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त होते हैं, देखो यहां पर देखो पिता और माता। ठीक है, माता के पास में एक्स गुणसूत्र होते हैं, पिता के पास में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, देखो एक्स और वाई, इसमें है एक्स और एक्स। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जब संकरण होता है तो एक्स एक्स बनता है, और इन दोनों का होता है तो एक्स वाई बनता है। ठीक है, उसके बाद में जब इसका इसके साथ में बनता है तो एक्स वाई बनता है। ठीक है, अब इसका इसके साथ में बनता है तो एक्स एक्स बनता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या पूछा गया है, बालिका शिशु एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। एक्स गुणसूत्र देखो दोनों के पास में, माता से भी प्राप्त कर सकती है, पिता से भी प्राप्त कर सकती है, तो दोनों से, अपने माता व पिता दोनों से जो है ये प्राप्त कर सकती है। ठीक है, अब देखो कई बार पूछ लिया जाता है कितने प्रतिशत चांस है कि जो बच्चा है वो लड़का होगा या फिर पुत्र होगा। ठीक है, तो देखो ये और ये क्या है पुत्र है, तो दो केस बनेंगे पुत्र के और दो केस बनेंगे पुत्री के। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया 50% चांस है कि लड़का होगा और 50% चांस है कि इसके अंदर संतान जो होगी वो लड़की होगी। ये पूछ लिया जाता है क्लास 8 के अंदर जो है लिंग निर्धारण बताया जाता था, वो लिंग निर्धारण जो है वो यही होता है। ठीक है, ये अपने को याद रहना चाहिए। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक एडवांस लेवल में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखो कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं, देखो आंत के अंदर जो है वो कोलीफॉर्म जीवाणु पाए जाते हैं, ये अपने को याद करना है। कहां पाए जाते हैं, तो आंत के अंदर पाए जाते हैं। अब देखो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन है रीजनिंग के क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या दिया गया 2/3। ठीक है, उसके बाद में 4/7, उसके बाद में देखो इस तरीके से खाली जगह है, उसके बाद में 11/21, 16/31। देखो इसमें 2 का गैप है। ठीक है, अब इसमें कितने का गैप है, 5 का गैप है। ठीक है, तो इसमें देखो 3 का गैप हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 का गैप हो जाएगा, फिर 5 का, तो इस तरीके से जो है ये बैलेंस हो जाएगा।
तो देखो 2 का गैप 4, 3 का गैप यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी देखने की जरूरत नहीं है, देखो ऊपर तो सभी में 7 है तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। अब देखो उसके बाद में देखो इसमें कितने का गैप है, 10 का गैप है, ठीक है। इसमें देखो कितने का गैप है, 4 का गैप है, ठीक है। यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 8 का। अब आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चला कि ये इस तरीके से, तो प्रैक्टिस से पता लगता है। देखो सबसे पहले अपने क्या होता है, देखो सबसे पहले अपने देखते हैं कि 4 का है, अब 5 का करके देखते हैं। अब यहाँ पर क्या 6 का बन रहा है, देखो 4 का 7, 7 और 5 12, 12 में 6 जोड़े तो क्या 21 आ रहे, नहीं आ रहे, मतलब कि ये वाला जो होता है वो अपना गलत होता है। तो ऐसे जो है वैल्यू वो रख रख के अपने को ऐसे क्वेश्चन में चेक करनी पड़ती है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये गैप देखो 4 का, फिर यहाँ पर 6 का, 6 का होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, फिर 8 का, 13 और 8 21, मतलब ये संतुलित हो रहे हैं। फिर उसके बाद में 21 और 10 31, मतलब संतुलित हो रहे हैं, इसका मतलब 7/13 फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है और तरीका सीखना है, क्योंकि रीजनिंग है तो याद रखने के साथ साथ में तरीका भी सीखना पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये अपने मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसके लिए अपने को कुछ फॉर्मूले भी याद होना जरूरी है, जो फॉर्मूले मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। देखो घनाभ क्या होता है, घनाभ जैसे अपना कमरा होता है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, वो होता है घनाभ, ठीक है। इनके आयतन का सूत्र देखो, आयतन का, घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये क्या होता है, ये इनका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब छोटी भाषा में इसको क्या बोल देते हैं, आयतन को बोल देते हैं वॉल्यूम, V बराबर LBH, LBH। अब देखो ये क्या दिया गया है 140, तो V की जगह 140 लिख दो। अब देखो इसके अंदर क्या दिया गया है, अब इसने कहा है कि दो सतहों का क्षेत्रफल, लेट अस सपोज दो सतह है L और B का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, L इंटू बी, कितना दिया गया 28। क्षेत्रफल का मतलब ये तो होता है जैसे आपने लिखते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो घनाभ के अंदर क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है। देखो 3 क्षेत्रफल बनेंगे, एल बी, बी एच, एच एल बनेंगे, ठीक है। देखो मैं एक फॉर्मूला और बताता हूं फिर आपको समझ में आएगा। देखो जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी, बी एच प्लस एच एल, ठीक है। देखो कितने यहां पर लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, मतलब 3 क्षेत्रफल हमने यहां पर क्या लिखे, 3 क्षेत्रफल लिखे, ठीक है। तो वैसे ही क्षेत्रफल कितने बनते, 3 बनते हैं। 3 में से देखो यहां पर एक क्षेत्रफल दिया गया कि 28 से एक क्षेत्रफल 20 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो ये है एल बी, ठीक है, ये क्या है अपना एल बी। अब आप कहोगे एल बी है, इसका क्या पता चला, कुछ भी मान लीजिए, कोई 2 आकृतियां, मतलब कि 2 लाइनें आप इसमें मान सकते हैं, एल बी भी मान सकते हैं, बी एच भी मान सकते हैं, एच एल भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना है 28, एल बी, इसको मैं बी एच मान लेता हूं, बी एच कितना है, ये है 20। अब देखो बी एच मतलब कि जो चौड़ाई और ऊंचाई, ये क्या है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अब देखो ये सूत्र अपना यहां पर मेन सूत्र है, ठीक है। अगर यहां पर एल बी का मान रख दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो एल बी का मान कितना है 28 इंटू एच, तो देखो 140/28, ये है एच। 7 के पाटे से काटेंगे, 7 दूनी 14 और ये 7 चौके 28, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, एच बराबर यहां पर आ जाएगा 5, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर मैं क्या करता हूं, बी एच की अगर वैल्यू रख दूं तो यहां पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, वी 140 है, यहां पर मैं बी एच की वैल्यू 20 रखता हूं, बी एच की वैल्यू 20 रखता हूं, तो 140/20 बराबर एल, तो 7 आ गया, एल बराबर क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो देखो एल निकल गया, एच निकल गया। अब यहां पर इस मेन फॉर्मूला जो है V बराबर एल बी एच, V कितना है, V है अपना 140, L कितना है, L है 7, ठीक है।
और h है अपना 5। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू निकल जाएगी 140 बट्टा में 7 और 5, ये आ जाएगी b की वैल्यू। तो देखो 5 से काटेंगे तो 28 और ये 4, तो b बराबर कितना आ गया 4 यहाँ पर आ जाएगा। देखो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद में आपको जो है वो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लंबा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ रही है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 28 रखेंगे तो काटने पे 5 आएगा और 20 रखेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ में ये पता लगना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर तीनों आ गए अपने पास में, L, B और H। B है 4, H है 5 और L है अपना 7। ठीक है, अब अपने को क्या बताना है, किनारों की लंबाई का योग, मतलब कि सभी भुजाओं का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सभी भुजाओं का योग ज्ञात करना है। देखो ये अपना क्या होता है, घनाभ में यहां पर बनाता हूं, ये देखो ठीक है। अभी देखो ये यहां पर आपको घनाभ दिखाया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये तो है अपना 7, ठीक है, ये है अपना 4 और ये है अपना 5। ठीक है, अब देखो इसके सामने वाली भी 5 होगी, इसके सामने वाली भी 4 होगी। ठीक है, तो ये भी अपनी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो देखो 5 5 10, 10 और 8 18, तो ऊपर वाले सरफेस की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। अब ये 7 है तो ये भी 7 है, और ये देखो ये यहां पर कितना लिखा था 5 है, ये तो ये भी 5 है। देखो 7 7 14, 14 और 10 24। ठीक है, अब देखो अब उसके बाद में देखो ये वाली सरफेस रहेगी अपने, ये 7 है ये 4 है, तो ये भी 7 होगी 4 होगी और ये अपनी 7 होगी। तो देखो 4 4 8, 14 और 8 22, ये टोटल मिला के ये हो गए 22। ठीक है, अब इनको जब अपने जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है अपना, इन सबको अपने जोड़ेंगे तो 64 जो है ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर अपना आ जाएगा। ठीक है, 64 जो है वो अपना बिल्कुल करेक्ट। देखो 18 22 24, ठीक है, 10 4 14, ठीक है, और ये 6 64, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है कि क्या फॉर्मूला होता है आयतन का, क्या फॉर्मूला होता है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, क्या सूत्र होता है, किस तरीके से अपने जो है दो भुजाओं का गुणनफल दिया होता है तो तीसरी भुजा अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर था। अब देखो अब ये क्वेश्चन जो है ये इजी सा क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन आप कर देंगे। देखो बेलन की त्रिज्या, सबसे पहले देखो बेलन होता क्या है, देखो इस बेलन की जो आकृति होती है ना वो देखो ऐसी होती है, ये है अपना बेलन। ठीक है, ये क्या है अपना, ये अपने पास में एक बेलन है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, बेलन की त्रिज्या मतलब कि आर जो है और इसकी हाइट जो है, ठीक है, ये किसके बराबर है, गोले की त्रिज्या का बराबर है। मतलब h और इसकी त्रिज्या और गोले की त्रिज्या ये तीनों क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले के आयतन का अनुपात जो है वो 1:3 है। तो पहले गोले का जो है अपना बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखो तो वो हो जाएगा 2πr/h। ठीक है, और देखो गोले का आयतन लिखो तो 4/3 πr³ होता है वो फॉर्मूला। याद नहीं है तो अब याद कर लेना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये है अपना 1/3, पाई से पाई, आर से एक आर, एच से एक आर, और क्योंकि आर और एच बराबर है। देखो ठीक है, अब देखो देखो ये हो गया पाई से पाई कट गया, एक आर से इसका एक आर कट गया, तो 2h/4/3 और r²। ठीक है, अब h = r है। ठीक है, तो क्या होगा h से एक r कट जाएगा तो बच क्या जाएगा 2/4 और ये 3 आ जाएगा ऊपर और ये यहाँ पर r है।
ये हो जाएगा 1/3। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 9/2 ये अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगी 9/4। देखो कैसे, ये 3 इधर चला गया, ये r इधर आ गया, तो 3 3 9/2, ये क्या आ जाएगा, इसका r आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है इसका आयतन। किसका आयतन, गोले का आयतन। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए 4/3 पाई r क्यूब। देखो 4/3 वैसा का वैसा, पाई वैसा का वैसा, r क्या है 9/2, तो 9/2, 9/2 और 9/2। देखो 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये यहां से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 3 एकम 3, 3 3 9, तो देखो 243 पाई बटा 2। देखो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन फिक्स यहां से पूछा जाता है तो थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है। और देखो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना जिसके अंदर दो तरह की आकृतियों का अनुपात दिया जाएगा, और किसी एक का r पूछ लेंगे, h पूछ लेंगे, या फिर उसका आयतन पूछ लेंगे। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, केवल एक टाइप का क्वेश्चन कर लेना, पक्का एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो अपने को आना चाहिए। अब देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। P और Q भाई है, P और Q भाई है, ठीक है, R और S बहने हैं, चलो ठीक है। P का पुत्र S है, P का पुत्र जो है, नहीं जो देखो P का पुत्र S का भाई है, P का जो पुत्र है P का पुत्र S का भाई, देखो S का भाई है। देखो S और R बहने, ये लो S और R आपस में क्या है, बहने। तो Q और R में संबंध, Q और R में संबंध, देखो ये आपस में भाई भाई है, ठीक है। ये R है ना, R का पिता है P, पिता का भाई क्या होता है, पिता का भाई जो होता है वो होता है चाचा, ठीक है। ताऊ भी होता है, लेकिन अपने राजस्थानियों में केवल ताऊ बोला जाता है। जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है उसमें ताऊ बुआ जैसे कोई शब्द, मतलब बुआ तो होता है लेकिन ताऊ जैसे शब्द इसके अंदर नहीं होते, तो इसके अंदर क्या आएगा, चाचा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन है रीजनिंग के ब्लड रिलेशन का। ए एक पुस्तक पढ़ाता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक का नाम से वह परिचित है। सी का चाचा, देखो सी का चाचा देखो कैसे बनेगा, ये है सी के पिता का भाई, ये हो गया सी का चाचा, लेखक बी है, सी का चाचा जो है लेखक बी है। ए की पुत्री सी है, ठीक है, तो ये ए है, ए की पुत्री क्या हो जाएगी, सी है। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, देखो ए और बी आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। तो ए और बी आपस में देखो भाई भाई हो गए ना, ये हो गया भाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है, ये अपना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर 23 रीजनिंग का। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि पेपर में कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पक्का आता है, ठीक है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, देखो CAT को लिखा जाता है SATC। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि फर्स्ट जो लेटर है उसको तीसरे नंबर पे ले जा रहे हैं और इन दोनों को आगे खिसका रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को आगे खिसका रहे हैं। उसी तरीके से देखो एक है यहाँ पर डियर और एक एस एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, देखो एस तो एक्स्ट्रा लग गया, डी को लास्ट में ले जा रहे हैं, ये लोग डी को लास्ट में ले जा रहे हैं, और जो बाकी जो है वो आगे खिसका देते हैं EAR, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको अरेंज करो, देखो SING, एक एस तो एक्स्ट्रा लगाते हैं, एस को लास्ट में लेकर जाते हैं, मतलब जो आगे वाला लास्ट में जाता है, और बाकी वैसा का वैसा खिसका देते हैं। तो ये देख लो कौन सा ऑप्शन है, SINGS, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो बहुत आराम से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन अपने कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी देखो आया हुआ क्वेश्चन है, देखो माध्य माध्यिका और बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है, ठीक है। तो देखो अब अपने को माध्य माध्यिका के अंदर क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इसके लिए अपने एक फॉर्मूला लिखते हैं जो कि यह संबंध अपने को पता है। देखो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य। अब देखो अपने को इसके अंदर संबंध जो पूछा जा रहा है माध्य माध्यिका माध्य बहुलक, या इस तरीके से अपने को बताना है। सबसे पहले अपने देखो इसके अंदर क्या करते हैं,
यहाँ पर देखो 2 बटा में 2 आ रहा है, ठीक है। तो देखो एक बार क्या करते हैं, माध्यिका को एक माध्यिका में इधर लेके जाता हूं, बहुलक, ये 3 माध्यिका है, एक माध्यिका इधर ले लिया, माइनस माध्यिका हो जाएगा, क्योंकि देखो बराबर की साइड आएगा तो फिर वो प्लस वाला साइन जो है वो माइनस में होके आएगा। अब यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 2 माध्यिका माइनस माध्य, ठीक है। अब देखो अब क्या है, ये 2 जो है ये यहां पर बटा में दिखाई दे रहा है, तो बटा में लेके चले जाओ, तो 1/2 बहुलक माइनस माध्यिका बराबर माध्य इंटू माध्य माइनस माध्यिका माइनस माध्य। अब ये ऑप्शन देख लो कौन सा है। अब आप कहोगे कि डायरेक्ट ये दिमाग में कैसे है, तो देखो जब 3 नाम में एक साथ में देखता हूं तो मुझे सिर्फ यही फॉर्मूला याद आता है, इसके अलावा हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा अरेंज करना पड़ता है कि बट्टा में 2 जा रहा है, तो 2 कैसे जा सकता है, 2 जाने के लिए अपने पास में 2 कॉमन आना जरूरी है। 2 कॉमन कैसे आएगा कि इस माध्यिका में से एक माध्यिका में हटा दूं, हटा के कहा कहीं ना कहीं तो लेके जाना पड़ेगा, तो बराबर की इस साइड में लेके चला गया, तो ये 2 कॉमन आ गया। अब ये 2 जो है बट्टा में आ जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका माइनस माध्य, माध्यिका माइनस माध्य, बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका। देखो ऑप्शन फर्स्ट होगा, कैसे होगा, देखो यहां से हमने क्या ले लिया, एक माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। जब माइनस कॉमन लेंगे यहां से, ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है। अब एक माइनस में उधर से भी कॉमन ले लूंगा, तो 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक, ठीक है। ये उत्तर आएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है। शायद थोड़ा सा आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करना है, लेकिन एक क्वेश्चन आया था वो इससे काफी ज्यादा सिंपल था, इसी फॉर्मूले के ऊपर पिछले पेपर के अंदर पूछा गया था, और वो क्वेश्चन जो है अपने इस एग्जाम के अंदर भी आ चुका है, जो आपके पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो द्विआयामी आरेख नहीं है, मतलब द्विआयामी नहीं है। देखो वर्गाकार द्विआयामी है, वर्ग हम पढ़ते हैं, वर्ग जब पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, इसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी है, ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। आयताकार आयत की भी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, ठीक है। और पाई आरेख होता है, इसकी भी लंबाई चौड़ाई दोनों होती है। तो मतलब ये सारे तो 2D के हैं, लेकिन ये जो है ये 2D से भी ज्यादा बहुदंडीय, मतलब ये क्या है, ये 3D की त्रिआयामी, मतलब द्विआयाम की ये त्रिआयामी का जो है वो पालन करता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27720 संख्या की विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से, सबसे पहले 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। देखो 4 से करते हैं, क्योंकि 4 में हम लास्ट के 2 संख्या देखते हैं, अगर लास्ट की 2 संख्या 4 के पहाड़े में आती है तो वो जो है वो 4 से भाज्य होगा। तो देखो 4 से जब हम भाग लगाएंगे तो 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 3 बच गया, 4 में 36, 4 दिए 12 और ये 0, ठीक है। उसके बाद में देखो कि 2 से जा रहा है तो 3 4 6 5, ठीक है। उसके बाद में 5 से, 5 छिंग 30, 4 5 में 45 और ये अब क्या जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब देखो फिर से 3 से जा रहा है, 3 7 21, 3 7 21, ठीक है। अब देखो उसके बाद में अब जा रहा है 11 से, 11 7 77 और ये 7 से ये 1। तो देखो अब कैसे आएगा, देखो 4 × 2 मतलब कि 2 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 मतलब 3 का स्क्वायर और 11 × 7, 11 × 7। अब देखो इसमें क्या अभाज्य भाजक देखने, देखो अभाज्य भाजक कौन कौन से, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य और 2 भी अभाज्य है। तो कितनी संख्याएं होगी यहाँ पर होगी अपने 5 संख्याएं, मतलब ऑप्शन सेकंड जो है ये अपना, इसमें अपने को पावर नहीं गिनना, इसमें पूछ रहा है कि कितने अभाज्य संख्याएं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये अपना बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो
आज का जो पेपर सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है, सभी सब्जेक्ट आपको सॉल्व करवाए जा चुके हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।